हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लूम टैक्सोनॉमी। इससे हमेशा ही कम से कम 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये टॉपिक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ब्लूम के इसमें क्या बताने भैया, शैक्षिक उद्देश्य बताने हैं। ब्लूम ने भैया शैक्षिक उद्देश्यों का क्या है वर्णन किया था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। बेंजामिन ब्लूम ये अमेरिकी निवासी थे। क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लूम जो है कहाँ के निवासी थे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैया ये यूएसए यानी कि अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने क्या है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। कैसे किया इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला आपका है ज्ञानात्मक पक्ष, जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन बोल सकते हैं। क्या है, पहला है ज्ञानात्मक पक्ष। सेकंड आपका है भावात्मक पक्ष, जिसे हम अफेक्टिव डोमेन बोलेंगे। और तीसरा आपका है क्रियात्मक, जिसे हम साइकोमोटर डोमेन कह सकते हैं। इसके बारे में हम एक एक करके पूरा डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला आपका है ज्ञानात्मक पक्ष। चलिए ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में देख लेते हैं। इसका जो वर्गीकरण है ब्लूम ने 1956 में किया था। कब किया था? 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा हुआ है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो कहाँ दिया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके उद्देश्य को सरल से कठिन की ओर, है ना, सरल से कठिन की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। कैसे जाते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। शिक्षण, है ना, इसके उद्देश्य को सरल से कठिन की ओर, शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर, निम्न स्तर यानी कि नीचे से ऊपर जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा है। इसके बारे में समझ लेते हैं। पहला आपका दिया है, कौन सा दिया है? पहला आपका है भैया ज्ञान, है ना। कौन सा दिया है? ज्ञान दिया है। उसके बाद हमारा क्या दिया है? समझ और बूझ दिया है। उसके बाद आपका दिया है अनुप्रयोग दिया है, विश्लेषण दिया है, संश्लेषण दिया है और क्या है? मूल्यांकन दिया है। इसके बारे में हम क्या है बात करने वाले हैं। चलिए समझ लेते हैं। ज्ञान से हमारा क्या हो जाएगा? ज्ञान से हमारा हो जाएगा नॉलेज। ठीक है, ज्ञान से हो गया नॉलेज, है ना। समझ बूझ से हो जाएगा कॉम्प्रहेंशन। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। पहले बात ये करते हैं कि जैसे कि आपको हमने किसी भी टॉपिक के बारे में ये बोल दिया कि कल हम पढ़ाएंगे। कल हमने बोल दिया आपको सीटेट का कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, कुछ भी मान लो जैसे ब्लूम ही पढ़ाएंगे, तो आपको बता दिया, आपको ज्ञान हो गया कि कल हमारा जो वीडियो है ब्लूम का आने वाला है। फिर क्या करेंगे हम? उसके बारे में कल आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या है उसके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा? समझ बूझ हो जाएगी, आपका समझ बूझ हो जाएगी। उसके बाद हमने उस टॉपिक को पढ़ा दिया तो उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये आपका हो गया अनुप्रयोग। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे भैया? उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे क्या उसके बारे में, यानी कि विश्लेषण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे उसके बारे में क्या क्या है। उसके बाद क्या है? आपका हुआ एग्जाम। एग्जाम में पूछा जाएगा ब्लूम के बारे में क्या क्या है, तो आप उसमें जो सही गलत लिखेंगे वही आपका क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा। उसके बाद जो परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मूल्यांकन हो जाएगा, है ना। वही आपकी जो कॉपी चेक की जाएगी एक तरीके से, वो आपका मूल्यांकन हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से सोर्स से समझ सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में भी समझेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हमने बात किसकी की थी? ज्ञान। ज्ञान में क्या होता है कि इसमें बच्चों को आंकड़े, जानकारी को याद कराया जाता है ना। पहले हमने जानकारी दे दी किसी चीज की, मैंने किसकी जानकारी दी थी? पहले वीडियो की दी थी। इसमें क्या है कि भैया किसी भी चीजों को क्या है याद कराया जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष समर आदि कराने का प्रयास किया जाता है। इसमें सब कुछ क्या भैया याद कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? बोध। इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है। ठीक है, क्या है? जो आपको ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ, यानी कि उसके बारे में पढ़ाया जाता है, उसकी समझ जो है विकसित की जाती है। जैसे अर्थ को समझना। ठीक है, किसी के बारे में जैसे कि बताया गया भैया कैट माने बिल्ली होती है, ये अर्थ को समझाया गया है ना। इसकी समझ को बढ़ाया जाता है, समस्याओं की व्याख्या करना आदि। और बच्चे को कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है उनकी व्याख्या करना, उसको समस्या को निवारण करना। ये हमारा हो गया बोध के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग आता है मतलब बच्चा खुद प्रयोग करेगा उसके बारे में एक तरीके से। तो इसमें क्या? इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान, यानी कि जो पढ़ाया गया आपको, जो बोध कराया गया था ज्ञान, उसको क्या है कि परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। बच्चा अपने अनुसार उसको रिकॉल करेगा, एक तरीके से समझेगा। ये हमारा हो जाएगा अनुप्रयोग। ठीक है,
जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना, है ना। कोई भी चीज़ है, जैसे कि कोई चीज़ जांच करने वाली है, चाहे प्रदर्शित करने चाहे गणना करने वाली, जैसे गिनती बताई, उसको गिनती सिखा दी, तो भैया प्रयोग करेगा, गिनती लिख के देखेगा कि कैसे कर पा रहा है, या कोई पढ़ा पढ़ा रहा है, या पढ़ा पढ़ के दिखाएगा, प्रदर्शित करके दिखाएगा कैसे उसको यानी कि प्रयोग कर सकता है, उसको प्रैक्टिस में ला सकता है। चलेंगे नेक्स्ट हमारा हो गया विश्लेषण। विश्लेषण की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है ना। भिन्न भिन्न भागों में, विश्लेषण का मतलब है छोटे छोटे भागों में अलग अलग करना, ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। कोई भी चीज है, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कोई कहानी है, एक छोटे छोटे भाग से स्टार्ट होती है। अगर कोई टॉपिक भी समझाया जाएगा छोटे छोटे भाग में, अगर आप समझेंगे तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। चाहे बच्चों की बात करें, बच्चों को तो बहुत जरूरी है छोटे छोटे भाग में समझाना। अगर आप बड़े भी हो गए, तो अगर आप कोई गोल भी रखे हैं, छोटे छोटे गोल को अगर सोल्व करेंगे तभी आप बड़ा गोल जो है सोल्व कर सकते हैं। तो वही है इसमें विश्लेषण में बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं संश्लेषण के बारे में। इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है। यानी कि जो आपने अलग अलग किया था, उसको अर्थ निकाला था, उसको समझा था, अब उसको जोड़ के उसका अर्थ निकाल लिया, वही हमारा क्या हो गया, वही हमारा हो गया संश्लेषण, है ना। यानी कॉन्सेप्ट एंड रूल्स के आधार पर उसमें कोई अपने अकॉर्डिंग, है ना, एक्सेप्ट निकालना, कॉन्सेप्ट निकालना, इसके बारे में बात की गई है। जैसे तर्क देना, है ना, वाद विवाद करना। वाद विवाद एक तरीके से अंताक्षरी समझ लो, है ना। जैसे क्वेश्चन इधर से पूछा, उधर बता दिया, उधर से पूछा, इधर बता दिया, ये आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। और किसी भी चीज का निष्कर्ष देना, पहले आपने उसको समझाया एक तरीके से, ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझाया, फिर छोटे छोटे तरीके से विश्लेषण करके समझाया, ठीक। अब उसको एक तरीके से पूरा जोड़ दिया, कंक्लूजन करके निकाल दिया, वही हमारा क्या हो गया, संश्लेषण हो गया, ठीक है। चलेंगे आप मूल्यांकन पर। मूल्यांकन की अगर बात करते हैं, इसमें क्या है कि इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि आपने बच्चे को समझा दिया, ठीक है, उसका विश्लेषण भी कर लिया, संश्लेषण भी कर लिया, अब क्या करेंगे, अब उसका करेंगे आप मूल्यांकन, कि उसने क्या सीखा, क्या समझा, क्या नहीं सीखा, ठीक है, ये आ जाता है मूल्यांकन के अंतर्गत। अब दूसरा इसका आता है भैया भावात्मक पक्ष आता है। कौन सा आता है, अब आता है इसका भावात्मक पक्ष, ठीक है। भावात्मक पक्ष की अगर बात करेंगे तो भैया इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ करना, उत्साह देना, प्रेरणा देना। जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है कुछ भी कर रहा है, तो क्या करेंगे, जैसे कि आपसे बोल दिया कि आपकी परीक्षा में इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपके इतने नंबर आ जाएंगे, तो आप क्या है भाई, उत्साह है आपके अंदर, उत्साह है ना। जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपसे ये बोल दिया, आप जाओ तुम बैटिंग करो जाके, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, बहुत अच्छे शॉट मारते हो, तुम बिल्कुल हवा में उड़ोगे, तुरंत जाओगे भाई, एकदम उत्साह आ जाएगा ना। ये आपका होता है भावात्मक पक्ष होता है ना, ये भावात्मक द्वारा जुड़ा होता है। जैसे कोई व्यक्ति की, जैसे प्रेरणा दे दी आपने, किसी चीज़ के बारे में बता दिया, उसको बहुत अच्छा लगा, जैसे बोल दिया कि आर्मी में जाना बहुत अच्छा होता है, ये होता सब आता है, वो भैया क्या है, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएगा, ये उसका भावात्मक पक्ष हो गया, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका है कि भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है। इसके भाग देख लेते हैं, इसके भाग देखने ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि डिटेल में नहीं पूछा जाता है, तो इसके हम भाग के बारे में ही देख लेते हैं। तो पहला आपका भाग क्या हो जाएगा, पहला है कि आग्रहण या ध्यान देना, है ना, इसे कहते हैं रिसीविंग और अटेंडिंग, है ना, आग्रहण या ध्यान देना, इसको याद रखना बस। 5 भाग, इसको डिटेल में नहीं पूछा जाता है। और दूसरा हो जाएगा अनुक्रिया, है ना, फिर हो गया आपका आकलन, संगठन, और इसके बाद हो जाएगा मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषीकरण। ये आपके 5 क्या हो गए, ये भावात्मक पक्ष के भाग हो गए 5, इसको आप याद रखेंगे, 5 भागों को आपको ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका आ जाता है तीसरे नंबर का क्रियात्मक पक्ष, है ना। आपने भावात्मक पक्ष पढ़ा, आ गया क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष के बारे में अगर बात करते हैं भैया, इसमें क्या है, साइकोमोटर डोमेन है। क्या है ये साइकोमोटर डोमेन है, इसके बारे में अगर हम बात करें, इसमें क्या है कि इसमें शारीरिक हलचल होता है, मोटर स्किल के क्षेत्र आदि के बारे में बताया गया है। इसमें शारीरिक हलचल के बारे में पूरी बात की गई है। अगर इसके बारे में बात अगर हम करें तो ये कितने भागों में बांटा गया है, ये भैया आपका 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा है, इसको हमने बांटा है 6 भागों में, इसको हमने बांटा है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इसके देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। अगर हम पहले भाग की बात करते हैं तो पहला इसका भाग है कि सहज क्रियात्मक अंग संचालन, है ना। अंग संचालन जो भैया है, सहज क्रियात्मक जो अंग संचालन करता है, यानी कि रिफ्लेक्स मूवमेंट जो है, ये आपका फर्स्ट आ जाता है। दूसरा है कि आधारभूत अंग संचालन, यानी कि बेसिक फंडामेंटल जो है आपका सेकंड है। और तीसरा है शारीरिक योग्यताएं, फिजिकल एबिलिटी है। और चौथे की बात करते हैं प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, यानी कि पेरिसेप्टल एबिलिटी जो आपकी है, आपकी चौथे नंबर पे आ जाती है। अगर हम बात करते हैं कौशल युक्त अंग संचालन आ गया आपका, है ना, स्किल्ड मूवमेंट आ गया। और लास्ट वाला आपका क्या आ जाएगा,
सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण आ गया, ये आपका हो जाएगा भैया 6 नंबर का। ये पॉइंट को भैया याद रखेगा कि पॉइंट ही पूछे जाएंगे आपको, इनको पॉइंटों को याद रखिएगा। 6 पॉइंट इसके हैं, ठीक है। और इसकी बात करते हैं, इसमें आपके 5 पॉइंट थे और इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया था। इसकी अगर हम बात करते हैं विश्लेषण संश्लेषण के बारे में, इसमें 5 पॉइंट थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था क्या है ना, इसकी व्यवस्था क्या है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर भैया हो जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्य है। क्या है? संज्ञानात्मक उद्देश्य है, ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? उद्देश्य। इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है ना। किसके बारे में पूछा गया है कि किससे संबंधित है? साफ साफ पूछा गया कि इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर सकेंगे। कब कर सकेंगे? जब उनकी समझ पूरी हो जाएगी, यानी कि वो समझ जाएंगे, तब भैया उसको संक्षिप्त रूप से उसको वर्णन कर सकेंगे, व्याकरण शुद्ध रूप से कर सकेंगे। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ जो है यानी कि कंप्रिहेंशन जो है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि व्यवहार का करना पक्ष ... में आता है। किसके पक्ष में आता है व्यवहार का करना? तो ये आपका आता है भैया ए, यानी कि सीखने की गतिक क्षेत्र जो होता है, कॉग्निटिव क्षेत्र जो होता है, इसके अंतर्गत आता है। तो हमारा भैया क्या हो जाएगा? ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र अपने साथी समूह के प्रति अपने व्यवहार में आक्रामक है और विद्यालय के नियमों का पालन नहीं करता। इस छात्र को मदद की आवश्यकता है ना। ऐसा छात्र है यानी कि भैया अपने साथी के प्रति क्या भैया आक्रामक है, विद्यालय के नियमों का पालन नहीं करता है। तो भैया उसको पीट के तो नहीं समझा सकते, है ना। उसको क्या दिखाएंगे? उसको भैया प्रभावशाली डोमेन दिखाएंगे। कैसा? प्रभावशाली भावात्मक पक्ष दिखाएंगे। प्रभावशाली यानी जिसे हम भावात्मक पक्ष कह सकते हैं, यानी कि उसको भैया भावात्मक तरीके से समझा सकते हैं, है ना। एक तरीके से उसकी तारीफ करके, कुछ भी करके उस तरीके से समझा सकते हैं, ना कि उसको दंड देकर ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। तो बालक को इस तरीके से आपको समझाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रभावशाली डोमेन हो जाएगा, अफेक्टिव डोमेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक और कमेंट से ही भैया और सब्सक्राइब से भी हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपके लिए डेली की डेली अच्छी वीडियो हम ला सकें। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।